अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कुछ विकल्प खड़े हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम इसके अंदर समझेंगे। मैं आपको एक वादा दिला दूं, आप अगर इस वीडियो को देखते हो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मतलब यानी कि विश्व स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित है, उसके अपोजिट में जो विकल्प खड़े हो रहे हैं वही सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो CBSE ने है इसका नाम चेंज कर दिया है, नया सिलेबस ऐड किया है, सत्ता के नए केंद्र, इस चैप्टर का नाम बदल के। शीत युद्ध के समय से ही कुछ ऐसे संगठन तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। मतलब शीत युद्ध के अंदर अगर देखें हम तो उसी समय से ही जो कुछ संगठन थे, कुछ देश थे जिन्होंने अपना विश्व राजनीति में कदम रखा और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया, यही सत्ता के वैकल्प के रूप में आज खड़े हो रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की एक ध्रुवीयता के विपक्ष में देखे जा सकते हैं आने वाले समय में। इसी के साथ जो संगठन है हमारे सत्ता के विकल्प में खड़े हो रहे हैं, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स। इसी के साथ जो देश हैं रूस, चीन, इजराइल और भारत। तो देखिए, अब इनको हम एक एक करके समझेंगे, संगठन और देश, इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे संगठन आते हैं उनके अंदर है हमारा यूरोपीय संघ। तो देखिए, यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी, यानी कि 1992 में। इसका जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इसका मुख्यालय आप ध्यान रखना, ब्रुसेल्स में। और इसी के साथ हम देखिए यूरोपीय संघ को हम समझेंगे। देखिए, कोई भी संगठन हो, किसी भी संगठन के बारे में आपको जानना है तो उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट ये याद रखना। किसी भी संगठन के बारे में अगर एग्जाम में अगर आप बताते हो तो पहला कि कोई संगठन है उसकी बनने की प्रक्रिया क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है और वो किस प्रकार से विश्व राजनीति में भूमिका निभा रहा है और उसने किस प्रकार के सम्मेलन किए हैं, तो उन्हीं को हम इसके अंदर समझेंगे। तो पहले हम यूरोपीय संघ की जो गठन प्रक्रिया है उसको समझते हैं कि यूरोपीय संघ बना कैसे। तो चलिए, यूरोपीय देशों ने विश्व युद्ध के बाद अपनी परेशानियों को आपसी बातचीत, सहयोग और विश्वास के आधार पर दूर किया। मतलब देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी के बाद से जो यूरोप था, उसके देश थे जितने भी, उसमें पूरी तरह आर्थिक मंदी आ चुकी थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। तो इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत की, सहयोग किया और विश्वास के आधार पर उन्होंने एक दूसरे विश्वास करके इन समस्याओं को दूर किया। इसी के साथ अमेरिका भी अपने आप को पछतावा महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसे लगता था कि हमारे ही किसी कदम के कारण जो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हुई है। तो यूरोप ने अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए मार्शल योजना को अपनी तरफ लिया। किसके द्वारा? अमेरिका से। मतलब अमेरिका ने मार्शल योजना को लागू किया था, वो भी यूरोपीय देशों के लिए। और उस मार्शल योजना का उद्देश्य यही था कि भाई यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जाए। इसी के साथ देखिए 1948 में मार्शल योजना लागू की गई थी। इसका जो लागू की गई थी जब तो ये आर्थिक रूप से उनका मजबूत करना उन देशों को और उनका विकास करना आर्थिक रूप से। तो इसी के साथ जो मार्शल योजना थी ये बदल गई किसके अंदर? आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हो गई 1948 में इसी के साथ ही, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे उनकी अर्थव्यवस्था जो थी खराब हो चुकी थी, उनकी सहायता प्रदान करनी थी। इसी के साथ जो आगे जो हमारा दूसरा आता है वो है यूरोपीय परिषद। 1949 में 1949 में राजनीतिक, अब देखिए भाई इन्होंने ये तो स्थापित कर लिया आर्थिक सहयोग। अब भाई इन्हें आर्थिक सहयोग के बाद भाई दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए पूरे विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इन्हें ये समस्या पैदा हो रही थी कि भाई हम दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध बनाएं। तो इन्होंने 1949 में क्या करा? राजनीतिक सहयोग प्राप्त करने के लिए एक यूरोपीय परिषद की स्थापना कर दी, यूरोप के देशों ने मिलकर। इसी के साथ 1957 में, ठीक है, 1957 यानी 1957 में 6 देश थे जिनके अंदर फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने एक संधि की थी जिसका नाम था रोम संधि। इस रोम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ही, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई जिसको हम EEC कहते हैं, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसी के साथ इन्होंने एक और समुदाय का गठन किया जिसका नाम था यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय।
तो इनका गठन किया गया था 6 देशों के द्वारा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट आता है 1985 में 1985 में यूरोपीय देशों ने सांगेन संधि करके, देखिए सांगेन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सांगेन संधि क्या था, जिस समय तुम्हें पता है कि जो बर्लिन की दीवार थी उससे क्या था, जो देशों ने अपनी सीमाओं को नियंत्रण कर लिया था, तो उन सीमाओं को पूरी तरह से हटाने के लिए 1985 में यूरोपीय देशों ने सांगेन संधि करी और सीमा नियंत्रण को पूरी तरह समाप्त करके जर्मन का एकीकरण कर दिया गया। इसी के साथ 1992 में 1992 में एक संधि की गई जिसका नाम था मॉस्ट्रिस्ट संधि। ठीक है, मॉस्ट्रिस्ट संधि जो लागू की गई, ठीक है, उससे यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई 1992 में। ठीक है, तो इससे आप ये समझ चुके हो कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। आप इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, डेट के वाइज याद करना, आसानी से याद होंगे। पहला जो था हमारा 1949, पहला हमारा था 1948 मार्शल योजना, 1949 यूरोपीय परिषद, 1957 में ईईसी की स्थापना और 1985 में सांगेन संधि, जर्मन का एकीकरण और 1992 में मॉस्ट्रिस्ट संधि का, मॉस्ट्रिस्ट संधि से क्या होता है, यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। काफ़ी सिंपल है, बस आपको इसी तरह से इसको समझना है और याद करना है डेट वाइज। इसी के साथ जो हमारा आगे आता है यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य। अब भाई ये संगठन बनाया तो गया, ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था वो भी हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक समान विदेश व सुरक्षा नीति। देखिए यूरोप के अंदर काफ़ी देश हैं, वो यूरोपीय संघ चाहता था कि हर किसी का है ना एक विदेश नीति हो, हर किसी की एक विदेश नीति हो, हर किसी की सुरक्षा नीति जो है ना सब एकजुट रहें और सब एक साथ ही इस नीति का पालन करें। ये नहीं कि भाई हर कोई अलग अलग अपनी नीति बनाए। इसी के साथ आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, मतलब आंतरिक रूप से मामले हो गए या न्याय से संबंधित मामले हो गए, उन पर भी सहयोग होना काफ़ी जरूरी है सभी देशों का। इसी के साथ देखिए एक समान मुद्रा का चलन। एक समान मुद्रा मतलब देखिए तुम्हें बता दूं कि 2002 में यूरोपीय संघ के 12 देशों ने मिलकर क्या करा था, यूरो मुद्रा की शुरुआत की थी। लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे, ठीक है, कुछ देश ऐसे भी हैं यूरोपीय संघ के अंदर जो यूरो मुद्रा का पालन नहीं कर रहे हैं या अपने देश में उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये भी यूरोपीय संघ के लिए कहीं ना कहीं एक गलत बात सिद्ध होती है, यूरोपीय संघ को कमज़ोर बनाता है। एक इसके अंदर जो मॉस्ट्रिस्ट संधि थी उसके बारे में भी मैं बता दूं कि जब ये लागू की गई थी मॉस्ट्रिस्ट संधि तो इसका भी विरोध किया गया था। वो केवल 2 देश थे जिनका नाम स्वीडन और डेनमार्क थे, केवल इन 2 देशों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा अगला उद्देश्य आता है वीजा मुक्त आवागमन। वीजा मुक्त आवागमन मतलब देखिए अगर देखिए एक ही संगठन है, ये एक संगठन के अंदर 12 देश हैं, ठीक है। अब ये सारे देश मिलकर अगर कोई नागरिक एक देश से दूसरे देश में जाना चाहता है, यूरोप के किसी भी देश में जाना चाहता है तो बिना वीज़ा के जाए, जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, क्योंकि भाई वो तो यूरोपीय है, एक यूरोपियन माना जाएगा, तो इसीलिए वीज़ा मुक्त आवागमन की बात की गई। इसी के साथ हमारी ये बात आती है कि भाई ये चुनौती कैसे दे सकता है अमेरिका को, अमेरिका के वर्चस्व में कैसे विकल्प के रूप में खड़ा हो सकता है, इसी को हम आज समझेंगे। देखिए अमेरिका के विकल्प के रूप में कैसे खड़ा हो सकता है। पहली चीज, इसके ताकतवर बनने के जो कारक हैं यानी कारण हैं और इसकी विशेषताएं हैं, बात यही है। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ को एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनने के सबसे बड़े कारण क्या हैं, और इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि भाई यूरोपीय संघ अमेरिका के वर्चस्व के विकल्प में कैसे खड़ा हो सकता है। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखिए समझते हैं इन्हें। पहला पॉइंट आता है 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था। मतलब 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका सकल घरेलू उत्पाद अगर हम जीडीपी की बात करें तो अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा था 2005 में। इसकी मुद्रा है यूरो, अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व को तो भाई पूरी तरह से समाप्त कर सकती है आने वाले समय में। मतलब भाई जो डॉलर है ना जो अमेरिका का, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा यूरो मुद्रा के सामने आने वाले समय में, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, यानी कि तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है यूरोपीय संघ की। इसी के साथ देखिए जो यूरोपीय संघ है ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब WTO जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण रूप में
कार्य कर रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब WTO जो है, मैंने आपको बता रखा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने अंतर्गत और संचालन करता है। तो मतलब देखिए इसके अंदर भी भूमिका निभा रहा है। तो मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बड़ा रोल है। ठीक है, यहीं से आप समझ सकते हो इसको। इसके 2 सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। देखिए स्थायी सदस्य आप ध्यान रखना, जो UNO है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो समझा देता हूँ कि ये UNO है, ठीक है, UNO के अंतर्गत केवल काफ़ी अंग हैं उसके, उसमें सुरक्षा परिषद भी एक अंग आता है जिसके अंदर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। अगर विश्व स्तर पर किसी भी देश के लिए कोई निर्णय लिया जाता है राजनीति संबंधित, या फिर कोई लड़ाई वगैरह झगड़े वगैरह हो रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, तो उनसे संबंधित कोई भी निर्णय या कानून बनाए जाते हैं, तो इन 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं 5 सदस्यों के पास होती है वीटो पावर। तो वीटो पावर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अगर इन्होंने एक बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया तो मतलब वो कानून है ना वहीं पर ही कैंसिल हो जाता है, मतलब उसको पूरी तरह से वहीं रद्द कर देते हैं। मतलब 5 में से अगर एक भी मना कर देता है तो यही वीटो पावर है। तो इसमें से 2 सदस्य देश ब्रिटेन, फ्रांस, देखिए 2 सदस्य देश हैं और वो भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत। इसी के साथ फ्रांस बता दो, फ्रांस के अंदर परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है फ्रांस। तो मतलब इन्हें डरने की भी जरूरत नहीं है दूसरे देशों से, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है परमाणु शक्ति, यानी कि आधुनिक हथियार हैं इसके पास। इसी के साथ हम इसके अंदर आगे पॉइंट समझते हैं। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है। इसकी जो आर्थिक शक्ति अगर हम अनुमान लगाएं तो पूरी तरह से यूरोप के देश हो गए, एशिया के देश हो गए, अफ्रीका के देश भी हो गए, उन सभी पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसका देखिए अपना झंडा है, गान है, मतलब राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है। बताओ देखो, एक जो संगठन है उसके पास इस प्रकार की क्वालिटी है, इस प्रकार की उसके पास विशेषता है, ये भी एक अपने आप में एक यूनिक है। ठीक है, तो इसका जो झंडा है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके अंदर 12 सितारे हैं। कितने? 12 सितारे हैं जो 12 देशों को इंडिकेट करता है, यानी दर्शाता है। और ये सितारे जो हैं 12 सितारे जो हैं क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि इन देशों के बीच में क्या है, मेल मिलाप, और इनका मेल मिलाप का ही ये प्रतीक है, मतलब एकता बना के रखता है इनके बीच में। इसी के साथ जो हमारी बात आती है कि भाई जो सोवियत संघ है उसकी कुछ सीमाएं कमजोरी। इसी तरीके से देखिए अमेरिका तो इतना विकसित था, उसकी भी कुछ कमजोरियां थी। मतलब कोई भी संगठन हो जो मजबूत है ना, तो उसकी कुछ सीमाएं होंगी। आप तो ये इंसानों में भी देख सकते हैं, अगर कोई भाई व्यक्ति अगर कुछ ज़्यादा ही विकसित है, डेवलप है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो कमियां जरूर होती हैं। कोई इंसान ऐसा भी नहीं है कि उसकी कमियां ना हो। तो इसी के साथ हम यूरोपीय संघ की कुछ सीमाएं पढ़ते हैं। ये सीमाएं यानी कमजोरियां, देखिए इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। देखिए इसने यूरोपीय संघ ने कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि पूरा जो यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं वो सबकी एक ही नीति हो, लेकिन भाई इसके सदस्य देश हैं वो अपनी अपनी नीति अपनाते हैं। ये तो भाई गलत बात हुई ना, सब अपनी अपनी नीति अलग अलग अपना रहे हैं, तो गलत है ये। इसी के साथ यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। मतलब यूरोप के कुछ देश हो गए जिनमें यूरो मुद्रा हो गई ना, उसको भी लेकर नाराजगी है। मतलब कुछ देश तो यूरो मुद्रा को मानते भी नहीं है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसी के साथ डेनमार्क और स्वीडन हो गए, उन्होंने तो मॉस्ट्रिस्ट जो संधि थी उसका ही विरोध कर दिया। मतलब ये तो चाह ही नहीं रहता कि यूरोपीय संघ भी बने, ये तो भाई बड़ी गलत बात थी इनकी। इसी के साथ यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिका के गठबंधन में भी हैं। अमेरिका का जो गठबंधन है उसमें भी देखिए यूरोपीय संघ के उसमें देश हैं। तो मतलब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि ये जो है ना, ये इस तरह की कुछ हरकतें कर रहे हैं जिस कारण क्या हो रहा है कि कमज़ोर बनते जा रहा है। मतलब इतना विकसित होने के बावजूद भी इसके अंदर अंदरूनी कमजोरियां हैं, इन्हीं को हम सीमाएं कहते हैं। इसी के साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, ब्रिटेन 2016 में, देखिए ब्रिटेन तो इसमें से अलग ही हो जाता है यूरोपीय संघ से। वो तो कहता है भाई मुझे पसंद ही नहीं है, तो 2016 में अलग हो जाता है उसमें से, वो भी जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम आगे पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको हम आसियान बोलते हैं। ये भी देखिए एक विकल्प है अमेरिका के वर्चस्व के लिए।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर इसे। तो देखिए इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, मतलब 1967 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी है जिसका नाम है जकार्ता, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, इसके बनने के उद्देश्य और ये बना कैसे हैं, देखिए उसे समझते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है इसके अंदर 1967 में इसके 5 देश होते हैं जो इसको बनाते हैं, जिनमें आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन्होंने क्या करा है, एक घोषणा पत्र था जिसका नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र। एग्जाम में पूछ लेते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र क्या था। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से ही उन्होंने क्या करा, आसियान की स्थापना करी थी, उस पर हस्ताक्षर किए और इसकी स्थापना हो गई। शुरू में 5 देश थे, आगे चलकर इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ब्रुनई, दार ए सलाम, मतलब इस पूरा नाम है दार ए सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो इन देशों को इसमें शामिल कर दिया जाता है और आज इसकी संख्या 10 हो चुकी है। इसी के साथ हम आगे समझेंगे आसियान के उद्देश्य। सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, इनका मकसद था कि भाई जितने भी सदस्य देश हैं उनके बीच में आर्थिक विकास तेजी से विकसित हो। इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, यानी कि भाई सभी को एक सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी हासिल करना चाहिए, एक दूसरे प्रति भेदभाव मत बढ़ाओ। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ाए रखना, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जो आसियान के जितने भी देश हैं आपस में स्टेबिलिटी बनाकर रखें, ये नहीं कि भाई एक इससे अलग होने की मांग करे, जैसे यूरोपीय संघ के देश जैसे इंग्लैंड अलग हो गया। तो इसीलिए भाई इसके अंदर स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, स्थायित्व, क्षेत्रीय शांति इनके अंदर बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ देखिए जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहता है इसमें से वो है आसियान शैली, जिसको हम आसियान विजन या फिर आसियान स्वप्न दृष्टि भी कहते हैं। तो देखिए 2020 की आसियान शैली थी, इसका मकसद क्या था, इन्होंने कहा था कि भाई हम है ना 2020 तक अपना विकास है ना इस पर कदर कर लेंगे। तो वो बात देखिए इसमें समझते हैं। वैसे 2020 निकल चुका है, हम 2021 में देखते हैं इन्होंने कितना विकास कर लिया है। पहले हम इसको पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। देखिए टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण आसियान संगठन, जिसे आसियान शैली कहा गया है। मतलब देखिए इन्होंने एक नया रूप दिया किस चीज़ का, कि टकराव रहित, मतलब आपस में टकराव ना करें, सहयोग रखें, मेल मिलाप बनाकर रखें, इसी को आसियान शैली कहा गया, ठीक है। इसी के साथ देखिए अब समझते हैं आसियान शैली था, इसने आसियान विजन क्या था, मतलब इन्होंने भविष्य इन्होंने क्या देख रखा है कि क्या करने वाले हैं 2020 तक। पहली चीज हानोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग। हानोई कार्य योजना एक प्लानिंग थी, हानोई इन्होंने बनाई थी, जिसका मकसद डायरेक्टली ये था कि वे पूरी तरीके से निजीकरण को लागू कर दिया जाए और उसके अंदर सबका सहयोग होना चाहिए, चाहे वो वित्तीय सहयोग हो, व्यापारिक उदारीकरण हो, चाहे आर्थिक एकीकरण क्यों ना हो। इसी के साथ जो हमारा आगे आता है बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। बहिर्मुखी भूमिका क्या होती है, देखिए यानी कि आसियान चाहता था कि भाई हमें ना अपने देशों के साथ ही व्यापार नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर दूसरे देशों के लिए भी अपने द्वार खोल देने चाहिए। मतलब इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति की भी बात रखी, इसके द्वारा, किसके द्वारा, बहिर्मुखी भूमिका के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, इन्होंने आसियान ने कुछ स्तंभ भी बनाए थे, जिनके अंदर इसके 3 स्तंभ आते हैं, आसियान के प्रमुख स्तंभ। पहला आता है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सांस्कृतिक समुदाय। एक एक करके इन्हें समझते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकरावों तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब देखिए सुरक्षा से नाम से ही आप समझ सकते हो कि जो है अगर किसी के बीच में किसी देश में विवाद होते हैं तो उन्हें सैन्य टकराव यानी कि भाई युद्ध की तरफ ना ले जाने के बजाय क्या करें, उन पर सहमति बनाने की बात रखता है, मतलब वहां तक नहीं ले जाने देता है इसको आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय क्या है, आसियान देशों का साझा बाजार उत्पादन आधार तैयार करना, सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना। देखिए आपस में एक तो बाजार जो है ना, साझा बाजार हो आपस में, ठीक है, जिनमें कोई भी भेदभाव ना हो, उत्पादन जो तैयार करना है उसका पूरी तरह से सहायता मिले हर एक देश की, ठीक है। तो ये आसियान आर्थिक समुदाय था, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। जो थर्ड है इसके अंदर सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय।
सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय क्या है? देखिए, आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना, यही आसियान सांस्कृतिक समुदाय है। इसी के साथ देखिए 1994 में, ठीक है, एक मंच की स्थापना की गई थी जिसका नाम था आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसका डायरेक्टली जो था उद्देश्य था कि भाई जितने भी आसियान के देश हैं उनकी सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाकर रखना। क्योंकि भाई अगर देखो पूरे अगर एक संगठन जो है एक विदेश नीति अपनाता है, सुरक्षा नीति अपनाता है, तो उसे हर देश को माननी जरूरी है। अगर ये भाई अपनी अलग अलग मानेंगे, अपनी अलग अलग नीति अपनाएंगे, तो इससे क्या होता है, टकराव पैदा होते हैं। तो इसीलिए इनमें ना तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ जो हमारा आगे आता है आसियान की प्रासंगिकता, मतलब आसियान भाई अब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? अमेरिका को चुनौती देने के लिए। वही इसकी विशेषता भी आ जाती है, वही इसकी बात है। तो इसको समझते हैं। देखिए, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करवाता है। देखिए, एशिया के देश हो गए, उन्हें अलग कर लो, विश्व की जितनी भी शक्ति हो गई यानी कि मजबूत शक्ति, उनको अलग कर लो। तो उन सभी के बीच में अगर लड़ाई झगड़े अगर कुछ भी होते हैं तो उन्हों के लिए चर्चा के लिए एक मंच तैयार करता है कि भाई तुम यहाँ आओ, जो भी तुम्हारे बीच में भाई दिक्कतें हैं उनको हम सुलझाएंगे। इसी के साथ जो आगे आता है, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। मतलब आप ध्यान रखना, जो इसकी आर्थिक शक्ति का पैमाना आप ऐसे ही लगा सकते हो, जो तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था हैं, तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वो क्या कर रहे हैं, एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। मतलब यही है कि जितने भी तेजी से विकास कर रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं एशिया के देश। तो ये आसियान की एक महत्वपूर्ण एक आर्थिक शक्ति है जहाँ से हम पैमाना लगा सकते हैं इसका। इसी के साथ जो आसियान ने कही है बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता देनी चाहिए, तो उसके अंदर आता है हमारा मुक्त व्यापार। तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देखिए, आज भी बता दूं मैं, आज भारत है ना आसियान के साथ मुक्त व्यापार करता है और आज कर भी रहा है, वो भी दो देशों के साथ जिनका नाम है सिंगापुर और थाईलैंड। तो इसने समझौता किया था मुक्त व्यापार का, ठीक है, तो ये हो गया मुक्त व्यापार। इसी के साथ जो हमारा पॉइंट आता है, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्य और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। मतलब देखिए, आसियान की अगर आपको ताकत जाननी है ना, तो आप यहीं से जान सकते हो। उसके सदस्य देश ही क्यों ना हो, उसके सहभागी सदस्य चाहे उसकी गैर क्षेत्रीय मतलब उससे अलग भी हो ना, वो क्या करता है, उनसे संवाद करता है, बातचीत करते हैं, और वो भी समय समय पर। मतलब उनके बीच में बातचीत होती रहती है, वो भी इन देशों से जो चाहे गैर क्षेत्रीय भी हों, ठीक है। तो इसी के साथ उनकी मजबूत स्थिति यहाँ से बनती रहती है। इसी के साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, देखिए 1991 में भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई थी। पूरब की ओर देखो यानी कि जो पूरब दिशा है, यानी कि हमारे पूरब में क्या पड़ता है, हमारे आसियान के देश पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम भारत के मैप में अगर देखें तो पूरब की ओर अगर हम नज़र घुमाएं तो आप देखोगे आसियान के जितने भी देश हैं तो उन्हीं को हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये नीति अपनाई गई थी। देखिए, हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो ये क्या करे, इन्होंने क्या करा था कि भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान के देशों की यात्रा की थी और इन्होंने वहाँ पर पूरब की ओर देखो की नीति की जगह पर है ना, इन्होंने क्या करा, पूरब की ओर देखो की नीति के जगह पर इन्होंने एक नई नीति की संकल्पना प्रस्तुत की जिसका नाम था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्वोत्तर कार्य नीति। और 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह जो हुआ था 2018 में, तो उसमें आसियान के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ठीक है, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था भारत के अंदर। तो इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में, और जो कुछ देश हैं, जो देश भी भाई देखिए अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू टू वॉच।